रूप से परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसके आगे आर्टिकल 12 में और कुछ बातें नहीं की गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो दोस्तों आर्टिकल 13 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्या है आर्टिकल है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात होगी कुछ, तो हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम आर्टिकल 13 को समझेंगे, जिससे कि हम आर्टिकल 13 को और अच्छी तरह समझ सकें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को आप लोग जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे देता। सुप्रीम कोर्ट को आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। तो ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी, इसलिए हमने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को ले लिए कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ समझने की बात है, यहाँ पर हमें राज्य और राज्य सरकार, राज्य और राज्य सरकार यानी स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? अंतर समझना होगा इस आर्टिकल को समझने पहले, नहीं तो यदि मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा फिर आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले हम राज्य और राज्य सरकार के बीच अंतर समझेंगे। तो समझिए, राज्य सरकार क्या होती है? राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, मतलब जो पॉलिटिकल एजेंडे से चलाई जाती है, जैसे पॉलिटिकल एजेंडे यानी राजनीतिक रूप में कैसे? जैसे राज्य सरकार में, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी क्या है? बीजेपी की सरकार है, तो यह क्या है? पॉलिटिकल यानी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट है। और जैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की है, तो वहाँ भी क्या है? बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है। या हम बात करें महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में, या हम बात करें दिल्ली में क्या है? हमारे पास आम आदमी पार्टी की क्या है? सरकार है, तो वहाँ पर क्या है? आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार है। ठीक, तो ये क्या है? राज्य सरकार है, जो क्या है? पॉलिटिकल एजेंडे या पॉलिटिक्स के तौर पर हम देखते हैं। और राज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर कि किसी एक संस्था, कैसे हम बात करें तो हम बात करते हैं, देखो जैसे यूपी बोर्ड है जो क्या कराता है? कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए जो भी उसमें सिलेबस है, उसकी परीक्षा कब होनी है, उसके बोर्ड एग्ज़ाम कब होनी है, ये सारी बातें निहित करता है। तो क्या है? यूपी बोर्ड एक स्टेट है, वह क्या है? अपने आप में एक स्टेट है, यानी अपने आप में एक बोर्ड है। वह क्या करता है? अपने आप में क्या करती है? उस यूपी बोर्ड के अंतर्गत वह कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। वह कक्षा 12 का सिलेबस भी चेंज कर सकता है, हाई स्कूल का भी सिलेबस चेंज कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है वह अपने स्टेट के अंदर। तो वह क्या है? एक प्रकार का स्टेट है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में स्टेट है, वह क्या है? अपने आप में स्टेट है, तो वो भी अपने आप में स्टेट है। वह कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी भी मतलब यदि कोई उस गलत काम कर रहा है तो उस पर सज़ा सुना सकता है, तो वो भी एक प्रकार का स्टेट है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो भी अपने आप में स्टेट है, क्योंकि वो भी अपने यूपीएससी भी हर साल अपने नोटिफिकेशन जारी करता है, सिलेबस जारी करता है, तो वो भी अपने सिलेबस को क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर यूपीएससी भी अपने आप में स्टेट है। तो ऐसी चीज़ें जो है तो वो क्या है? स्टेट होती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? उस राज्य में जो सरकार है, यानी पॉलिटिकल एजेंडे से जो सरकार है, जैसे कि मैंने बताया यूपी में बीजेपी, तो वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट का मतलब होता है किसी एक बोर्ड या कोई ऐसी संस्था जो अपने आप में स्वतंत्र है। कैसे? यूपी बोर्ड अपने आप में स्वतंत्र है, या बिहार बोर्ड अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि वो अपने बोर्ड में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है, तो वो भी क्या है? एक स्टेट है। और यूपीएससी वह भी अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि वो भी एक बोर्ड है, वो भी एक स्टेट है। वह अपने सिलेबस या कोई भी नोटिफिकेशन में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। वह एग्ज़ाम को डिले कर सकती है, या उसके पोस्टपोन कर सकती है, या प्रीपोन कर सकती है, उसको पूरे अधिकार हैं। ठीक,
तो वो भी अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट में अंतर, यानी राज्य और राज्य सरकार में अंतर। ऐसे ही है सुप्रीम कोर्ट का, अभी केवल यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। चलिए, मूल अधिकार में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण। किसकी बात की गई, अल्पीकरण की बात की गई है, अल्पीकरण। अब अल्पीकरण से क्या मतलब है, तो अल्पीकरण को समझिए। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की बात की है, एक शब्द रखा गया है जिसका है अल्पीकरण। अब हम अल्पीकरण का मतलब समझिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा आर्टिकल होता है हमारे किसके, भाग 3 के अंतर्गत, जो मूल अधिकार की क्या करता है, रक्षा करता है। समझिए, देखिए, तो अल्पीकरण का मतलब है कि आज़ादी के पहले या बाद में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, अर्थात 1947 से पहले और 1947 से के बाद का ऐसा कोई भी कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या करता हो, हनन करता हो। क्या करता, हनन, यानी उसमें क्या रुकावट करता है, यानी जो नागरिक मौलिक अधिकार को क्या करता है, दबाता है। तो ऐसे किसी भी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। एक बार फिर से सुनिए, क्या है, आज़ादी के पहले या बाद में ऐसा कोई भी कानून है, अगर है तो जो क्या करता हो, जो मौलिक अधिकार को, नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या करता हो, हनन करता हो, ऐसे अधिकार को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अधिकार को जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसको निरस्त कर सकता है। और वह सुप्रीम कोर्ट राज्यों को, राज्य सरकार को नहीं, राज्यों को यह आदेश देता है कि यदि कोई ऐसा पुराना या नया ऐसा कोई कानून है जो मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, तो उसे भी वह क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से समझिए, आज़ादी के पहले या बाद का ऐसा कोई कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है। और वह राज्यों को, राज्य सरकार को नहीं, राज्यों को यह आदेश देती है कि यदि कोई ऐसा पुराना या नया कानून है तो वह उसे निरस्त कर देगी। समझिए, अब इसमें ये अल्पीकरण, इसमें ऐसा कहा गया है। अब समझते हैं इसको अच्छी तरह से। अभी तो हमने केवल इसमें जो लिखा है उसको समझा, अब हम बात करते हैं क्या है वास्तव में, क्या है। समझिए, तो अल्पीकरण या अनुच्छेद 13 को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार का प्रहरी या संविधान का प्रहरी, क्या कहा जाता है, प्रहरी, संविधान का प्रहरी कहा जाता है, यानी रक्षक है, संविधान का रक्षक कह लें, या हम कह लें मौलिक अधिकार का रक्षक। संविधान का रक्षक है, मौलिक अधिकार का प्रहरी। ठीक है, तो अब मौलिक अधिकार का प्रहरी क्यों कहा जाता है, जैसे हमने कहा कि यह ऐसे किसी भी कानून को नहीं रहने देता जो देश के के मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो यह हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या है, प्रहरी, यानी रक्षक है। अब प्रहरी रक्षक है आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 क्या है संविधान में, और संविधान की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से क्या है, मतलब मौलिक अधिकार का रक्षक कह सकते हैं या प्रहरी कह सकते हैं। तो जब भी यदि कोई ऐसा कानून है अभी भी, तो यदि हम सरकार से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, यानी उनको याचिका देते हैं, याचिका दर्ज कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, याचिका दर्ज कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का प्रयोग करके ही उस याचिका को मानेगा, और उस जो आपने जो भी बताया है कि इस मौलिक अधिकार का इस कारण क्या हो रहा, हनन हो रहा है, तो वह आर्टिकल 13 का प्रयोग करके ही उस कानून को हटाएगा या निरस्त करेगा। ठीक, तो आर्टिकल 13 का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। अब समझिए, जैसे राज्य, अब यहाँ पर एक राज्य का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर उसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। राज्य क्या होता है अभी हमने समझा चुके हैं पहले ही। ठीक, तो राज्य क्या होता है, राज्य में
राज्य, अब जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड ऐसे किसी कानून को नहीं बना सकती। जैसे कैसे कानून को नहीं बना सकती, अब जैसे ये क्या चल रहा है सन 2021-22 या अब जो सत्र स्टार्ट हुआ है 22-23, सन 2022-23, यानी अब इसमें जो 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे वो कहते हैं सन 2022-23, यानी सन 2022-23 सत्र में माने जाएंगे। तो अब क्या होंगे सन 2022, यानी अब इसका जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम वह होगा सन 2023 में, मार्च सन 2023 या फरवरी या मार्च सन 2023 में होगा। तो अब क्या होगा, यूपी बोर्ड ऐसा नहीं कर सकती कि वह फरवरी में पेपर है तो वह दिसंबर में सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। और यह यदि ऐसा कर दे, मान लीजिए यदि यूपी बोर्ड ऐसा कर दे कि फरवरी या मार्च सन 2023 में पेपर होने हैं और दिसंबर में सिलेबस चेंज कर दे और कहे कि जो दिसंबर में सिलेबस चेंज किया गया है वही फरवरी या मार्च में जो पेपर होने वाले हैं उसमें आएगा, तो ये तो सरारा गलत है यार। ये हमारे मौलिक अधिकार है, यानी ये हमारे अधिकार को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है कि आप एकदम कैसे सिलेबस चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा कोई करता है या ऐसी कोई स्टेट करती है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दर्ज करा सकते हैं। और जैसे ही आप याचिका दर्ज कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल का प्रयोग करेगा, वह करेगा अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उस स्टेट को क्या कर देगा, ऑर्डर देगा कि आप ऐसे किसी कानून को नहीं ला सकते जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या करता है, हनन करता है। तो इस अनुच्छेद 13 को वो लाएगा, इस अनुच्छेद 13 का प्रयोग करेगा और उस जो स्कीम उसने या ये जो आदेश जारी किया था, यानी यूपी बोर्ड में जो आदेश जारी किया था वह उसे निरस्त करेगा। और फिर से जो सिलेबस वो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप क्या करिए, आप इस मतलब जो सन 2022-23 का जो सत्र है इसमें यही सिलेबस रहने दीजिए जो पहले था। आप अगले सत्र से यानी सन 2023-24 के सत्र का जो शुरुआती मतलब शुरुआत हो गए अप्रैल से, वहाँ से सिलेबस चेंज कर दी गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बीच में आप सिलेबस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आधा साल या पेपरों के कुछ महीने पहले आप सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। तो आप सिलेबस चेंज करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं, सन 2023-24 यानी अगले सत्र के शुरुआती महीने यानी अप्रैल में आप इस सत्र अपने सिलेबस को जारी कर सकते हैं। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप बीच में ऐसा नहीं कर सकते। तो वह किस आर्टिकल के दम पर कहेगा, वह आर्टिकल 13 के दम पर कहेगा। क्या, कौन कहेगा, सुप्रीम कोर्ट। किससे कहेगा, स्टेट से। स्टेट किससे, यूपी बोर्ड से। ठीक, समझ गए होंगे कि आप आर्टिकल 13 का प्रयोग कहाँ का। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 13 को या हम सुप्रीम कोर्ट का यह जो कार्य है जो उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते स्टेट से। अभी हमने क्या कहा, यूपी बोर्ड की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूपी बोर्ड से कि आप अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, इससे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, यानी आप सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी जब ये इस प्रकार के आदेश देते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए बात करता है। और किसके तहत करता है, अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 13 क्या है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जो मूल अधिकार यानी भाग 3 में स्थित जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी की रक्षा करता है। यानी कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकार को छीन नहीं सकता। यदि छीनता है तो आप आर्टिकल 13 के तहत आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल मतलब 13 आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, याचिका दर्ज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का प्रयोग करके उस कानून को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग आर्टिकल 13 को।